वेलकम बैक मास्टर स्ट्रोक प्रैक्टिकल सीरीज। इस कड़ी में हम बच्चों दूसरा प्रैक्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, केमेनोफोर वर्सेस फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट यहाँ रिडक्टेंट का रोल प्ले करेगा यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट का, और केमेनोफोर ऑक्सीडेंट का रोल प्ले करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ये देखिए एंड पॉइंट पर लाइट पिंक कलर आ चुका है, रीडिंग आ रही है एग्जैक्टली 18.5। तो ये 0 मार्क पे आपको दिख रहा है अपर मेनिस्कस। इसमें पोर करेंगे, जितना ज्यादा एक्यूरेसी रखेंगे, इसको हीट नहीं करना है बच्चों। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आकाश इंस्टीट्यूट्स मास्टर स्ट्रोक प्रैक्टिकल सीरीज। आज इस कड़ी में हम बच्चों दूसरा प्रैक्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, केमेनोफोर वर्सेस फेरस अमोनियम सल्फेट यानी कि मोर सॉल्ट। बच्चों पहले वाले प्रैक्टिकल में हमने काफी डिटेल में आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी। डेफिनेटली इस वाले पार्ट में भी हम आपको वैसी की वैसी डेप्थ में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस क्या रखे जाते हैं, कौन से अपरेटस इस्तेमाल होते हैं, उसकी थ्योरी क्या है, और बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उस थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन क्या आते हैं या क्या आ सकते हैं, वाइवा में क्या पूछा जा सकता है। तो बी एश्योर्ड, हम आपके लिए ये सारा चीज प्रोवाइड करने जा रहे हैं आज, जिससे कि आपकी प्रैक्टिकल की जो प्रिपरेशन है बहुत सॉलिड हो जाए, बहुत स्ट्रांग हो जाए। भूलिएगा नहीं, आकाश इंस्टीट्यूट के इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको बेनिफिट लेना है पूरा इस सीरीज का। तो बच्चों शुरू कर रहे हैं आज का प्रैक्टिकल, टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस रेडॉक्स रिएक्शंस यानी कि अनुमापन मितीय विश्लेषण रेडॉक्स अभिक्रियाएं। और बच्चों जैसा कि हमें पता है, प्रैक्टिकल फाइल जब हम बनाते हैं तो पहला पॉइंट होता है प्रैक्टिकल में कि एम क्या रखा, उद्देश्य क्या रख रहे हैं हम। तो एम इसमें यह लिखना है, टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑब्लिक मोलैरिटी ऑफ केमेनोफोर सॉल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट M/20 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, और इसे मोर सॉल्ट भी बोलते हैं। तो बच्चों मोर सॉल्ट की टाइट्रेशन हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों थ्योरी की बात करते हैं कि इस टाइट्रेशन में थ्योरी क्या होगी। एम लिखने के बाद थ्योरी लिखना होता है। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग फेरस अमोनियम सल्फेट यहां रिडक्टेंट का रोल प्ले करेगा यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट का, और केमेनोफोर ऑक्सीडेंट का रोल प्ले करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अब इन दोनों के बीच में क्या रिएक्शन होगी वो हम अभी रिएक्शन में आगे रिएक्शन पेज में देखेंगे कि किस तरह से फेरस अमोनियम सल्फेट जो है वो केमेनोफोर को रिड्यूस कर रहा है। तो केमिकल इक्वेशंस दो पार्ट में डिवाइड की गई है बच्चों, एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन और एक आयनिक रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का, वो है कि लॉस ऑफ जो ऑक्सीजन है वो रिडक्शन होता है और गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है। तो आप यहां देख सकते हैं केमेनोफोर लॉस कर रहा है ऑक्सीजन का और फेरस अमोनियम सल्फेट ऑक्सीजन का गेन कर रहा है। तो बच्चों ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसमें केमेनोफोर का रिडक्शन होगा ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 के बीच में। यहां पर केमेनोफोर H2SO4 से रिएक्ट करेगा और K2SO4 MnSO4 वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा। पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ केमेनोफोर 5 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होंगे। तो ये तो हुआ केमेनोफोर का रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में फेरस अमोनियम सल्फेट का ये कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों, FeSO4.NH4 तो 2 मॉलिक्यूल 1 नेसेंट ऑक्सीजन का कंजप्शन करेंगे H2SO4 की प्रेजेंस में और ऑक्सीडाइज हो जाएंगे फेरिक सल्फेट में। ये कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट अलग और वाटर अलग, और इस तरह से क्योंकि ऊपर 5 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हुए थे बच्चों, तो यहां नीचे हम इसको × 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो नेट रिएक्शन आपके पास क्या आएगी, 2 केमेनोफोर + 8 H2SO4 + 10 FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6 H2O गिव्स अस K2SO4 MnSO4 और फेरिक सल्फेट। देखिए फेरस सल्फेट से बदल रहा है किसमें, फेरिक सल्फेट में, और 10 मोल अमोनियम सल्फेट और 68 जो मोल आपका वाटर बनेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन मॉलिक्यूलर रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब इसमें आयनिक रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन स्टेट की हेल्प से और इलेक्ट्रॉन की हेल्प से समझेंगे कि क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। तो आयनिक इक्वेशंस में रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात करते हैं। केमेनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट आयन जो है, ये परमैंगनेट आयन है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की +7 है
और ये +2 में बदल रहा है, तो यहां पर नेट 5 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, यानी 1 मोल KMnO4 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। देन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक Fe2+ एक Fe3+ में बदल रहा है, तो पर आयन 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा बच्चों। तो इसको बैलेंस करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा आप देख रहे हैं। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद नेट रिएक्शन आपकी ये हो जाएगी MnO4 माइनस 5 Fe2+, 8H+, Mn2+, 2 Fe3+ एंड 4 H2। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है बच्चों इंडिकेटर। जैसा कि हमें पता है कि जब टाइट्रेशन हम करते हैं तो एंड पॉइंट आएगा, पहले इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। इक्विवेलेंस पॉइंट मैंने पहले भी बताया था आपको पिछले टाइट्रेशन में कि जब टाइटर और टाइट्रेंट दोनों की अमाउंट एग्जैक्टली इक्वल हो जाती है तो उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। लेकिन उसके बाद जब हम 1 या 2 ड्रॉप एक्स्ट्रा KMnO4 ऐड करते हैं तो फिर एंड पॉइंट आता है। तो एंड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे एक इंडिकेटर इंडिकेट करता है और बताता है कि भैया रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो इंडिकेटर यहां पर, वैसे तो अलग अलग इंडिकेटर होते हैं रिएक्शन के हिसाब से, लेकिन यहां पर KMnO4 जो है बच्चों वो सेल्फ इंडिकेटर है, और ये एंड पॉइंट पर अपना कलर पर्पल से लाइट पिंक कर लेता है, जो कि परमानेंट लाइट पिंक कलर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और डिसअपीयर नहीं होता। बस इसी समय हमें ब्यूरेट से रीडिंग नोट करनी है बच्चों। ठीक है। इसमें हमें यह पता है कि फेरस अमोनियम सल्फेट जो सॉल्यूशन था उसकी कंसंट्रेशन नोन थी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? टाइट्रेंट। और बच्चों KMnO4 की कंसंट्रेशन अननोन थी जिसे हमें फाइंड आउट करना था, तो उसे बोलेंगे टाइट्रेंड। ओके बच्चों, यहां पर मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड होगा ये हम देख लेते हैं। मेजरिंग फ्लास्क, ब्यूरेट, मेजरिंग फ्लास्क, ब्यूरेट, ब्यूरेट स्टैंड, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क, ग्लेज टाइल, फनल, वेइंग बॉटल। केमिकल्स रिक्वायरमेंट होंगे जो है आपका पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और फेरस अमोनियम सल्फेट यानी कि मोर सॉल्ट का सॉल्यूशन। तो ये तो मटेरियल रिक्वायर्ड है बच्चों। लेबोरेटरी में चलेंगे तब हम बताएंगे आपको कि वहां पर किसको पिपेट किसको ब्यूरेट बोलते हैं और कौन से केमिकल का क्या कलर है। अब प्रोसीजर की बात करते हैं। लेबोरेटरी में जाने के बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से स्टेप्स लेने हैं, किस स्टेप के बाद क्या करना है, ये सारी हम डिटेल में आपको यहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला ए पॉइंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 1/20 मोलारिटी का फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन तैयार करना है, 0.05 मोलारिटी का। मोर सॉल्ट जो होता है उसका मोलर मास 392 ग्राम पर मोल होता है। तो हमें क्या करना है, 250 ml सॉल्यूशन तैयार करना है बच्चों। तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है W × 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम। तो हमें 1/20 का मोलारिटी का मोर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है। वेट कितना लगेगा तो उसका कैलकुलेशन यहां से किया जा सकता है। 392 मोलर मास है, 250 वॉल्यूम है और 1000 आपका यहां पे मल्टीप्लाई है। तो इसको सॉल्व करने के बाद बच्चों 4.900 ग्राम आपका सॉल्ट आ जाएगा। तो इसको वे कर लेंगे और इसको सॉल्यूशन बनाने के लिए मेजरिंग फ्लास्क 250 ml का लेना है, उसमें फनल लगानी है। फनल लगाने के बाद उसमें ये आपका वे किया हुआ सॉल्ट, वे को करने के लिए वैसे तो आपको साइंटिफिक बैलेंस की जरूरत पड़ती है बच्चों, लेकिन अगर वो लेबोरेटरी में अवेलेबल नहीं है तो आप डिजिटल वेइंग मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम भी लेबोरेटरी में इसी का जनरली यूज़ करते हैं क्योंकि ये आसान भी होती है यूज़ करना, पर इसकी लिमिटेशन ये होती है कि ये 2 डेसिमल प्लेस तक ही मेजरमेंट देती है। तो बच्चों हम इसको फनल में डालेंगे और ऊपर से 250 ml डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको अच्छे से शेक कर लेंगे और इसमें थोड़ा H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 मिला देंगे बच्चों। FeSO4 का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो बच्चों उसका रिजल्ट होता है FeOH होल ट्वाइस प्लस H2SO4। तो ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, रिवर्सिबल है। तो जब आप इसमें H2SO4 मिलाते हैं तो ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन फॉर बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है और इसके FeSO4 का हाइड्रोलाइसिस रुक जाता है। ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट, अब जो है KMnO4 सॉल्यूशन जो आपको दिया गया है और ये जो आपने फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन बना लिया है, इन दोनों को टाइट्रेशन के लिए यूज करेंगे। तो बच्चों फेरस अमोनियम सल्फेट को हम एक अलग बीकर में निकालकर पिपेट की हेल्प से कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे, क्योंकि वहां उसमें टाइट्रेशन करना है। तो बच्चों पिपेट को पहले रिंज करना होता है। रिंज करने का जो प्रोसीजर हम पिछले एक्सपेरिमेंट में बताए थे, इसमें भी आपको लैब में जाके बता देंगे कि कैसे रिंज किया जाता है। तो बच्चों रिंज करने का वही तरीका है, थोड़ा सा केमिकल लेना है, उसको पूरे एपरेटस में अंदर से घुमाना है और उसको थ्रो कर देना है, फेंक देना है। इसी तरह से ब्यूरेट में KMnO4 भरना है, उसको पूरे ब्यूरेट में घुमाना है और उसको थ्रो कर देना है। इससे क्या होता है, वो कंडीशनिंग हो जाती है एपरेटस की, वही वाली केमिकल जो है जिसको हम टाइट्रेशन के लिए यूज करने जा रहे हैं वही उसकी अंदर वाली लेयर पर अवेलेबल हो। ओके बच्चों, हम पीपेट की हेल्प से, जब रिंजिंग हो गई है दोनों एपरेटस की, अब हम पीपेट की हेल्प से 20 ml फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन निकालेंगे और उसे कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर देंगे। साथ में उसमें 10 ml 1 मोलारिटी का H2SO4 भी मिलाएंगे। फेरस अमोनियम सल्फेट 20 ml जिसकी मोलारिटी 0.05 है मोलर है, और उसी में 10 ml H2SO4 मिला देंगे। H2SO4 मिलाने का पर्पज, ये एक तो फेरस अमोनियम सल्फेट के हाइड्रोलिसिस को रोकता है, प्लस बच्चों मैंगनस सल्फेट बनता है KMnO4 से रिएक्शन होने के बाद, और वो इस रिएक्शन में कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। ठीक है बच्चों, अब ये रीडिंग शुरू करते हैं। धीरे धीरे ड्रॉप वाइज हम ब्यूरेट से KMnO4 ऐड करेंगे और बच्चों उसको स्टिर करते रहेंगे, जिससे कि वो जो ड्रॉप गिरेगी, गिरते ही उसका कलर आएगा और वो डिसअपीयर हो जाएगा, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाएगा और किस में बदल जाएगा, MnSO4 में, मैंगनीज सल्फेट में। और बच्चों रीडिंग को केयरफुली लेना है। एंड पॉइंट पर आपका कलर चेंज होगा, उसके बाद और ड्रॉप ऐड नहीं करनी है, वरना रीडिंग रॉन्ग आएगी। 3 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स लेनी है, जिससे कंफर्म हो जाए कि आप बिल्कुल बढ़िया करेक्ट वे में ही टाइट्रेशन कर रहे हैं। और इसके बाद आप जो डेटा नोट करेंगे मिलीलीटर वॉल्यूम में, उसे नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि अब इसको जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनेगी उसमें टेबल में फिल करना होता है। तो बच्चों ये था आपका प्रोसीजर की कैसे करना है, लेकिन ये तो थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट में उतना मजा नहीं आता ना। तो चलिए अब लैब में चलते हैं और इस सारे प्रोसीजर को अपने आंखों से देखते हैं कि कैसे किया जाता है, और मैं आपको एक एक चीज डिटेल में वहां पे करके बताता हूं। लैब में हम आज दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे टाइट्रेशन का, KMnO4 वर्सेस फेरस अमोनियम सल्फेट। तो बच्चों थ्योरी के बाद एक्सपेरिमेंट में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन कौन से एपरेटस यूज में होंगे इस टाइट्रेशन में। तो सबसे पहला जो एपरेटस है वो है पीपेट। ये 20 ml का पीपेट है, इससे हम फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन को निकालेंगे। पीपेट के बाद ये ब्यूरेट है, ये 50 ml का ब्यूरेट है, इसमें हम KMnO4 फिल करेंगे। नेक्स्ट है फिर कॉनिकल फ्लास्क। ये कॉनिकल फ्लास्क है, 250 ml का है, और इसमें हम सॉल्यूशन को इसमें पोर करेंगे और इसको ब्यूरेट से KMnO4 के साथ टाइट्रेट करेंगे। इसके अलावा ये बीकर है और फनल की जरूरत पड़ेगी, फनल ब्यूरेट में KMnO4 फिल करने के लिए। केमिकल्स की बात करें बच्चों, तो सबसे पहला केमिकल तो अपने पास ये पोटेशियम परमैंगनेट है, इसकी कंसंट्रेशन अननोन है। तो बच्चों इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए ही हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये फेरस अमोनियम सल्फेट है M/20 कंसंट्रेशन का, और बच्चों इसको हमने बनाया था 4.9 ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट को 250 ml में डिसॉल्व करके, डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व करके। तो ये हमारे पास रेडी है। सबसे पहली स्टेप होती है बच्चों, सबसे पहली स्टेप होती है रिंज करना, यानी कि जिन केमिकल्स को आप टाइट्रेशन में यूज करना चाह रहे हैं उनको पहले रिंज करते हैं। तो ये पीपेट है, पहले पीपेट को मैं फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन से रिंज करूंगा। रिंज करने का तरीका यह है कि थोड़ा सा केमिकल स्टक करें
इसको पीपेट में लेकर और उसे पूरे पीपेट के अंदर घुमा दें, टर्न करें और फिर इसे थ्रो आउट कर दें। इस तरह से पीपेट के अंदर फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन की एक लेयर डिपॉजिट हो गई। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जब हम इसमें से पीपेट में से केमिकल निकालेंगे तो उतना जितना मेज़र है 20 ml उतना ही आए, इसके अंदर अमाउंट रुके नहीं या कम ना हो जाए। अब हम रेंज करेंगे ब्यूरेट को। फनल की हेल्प से थोड़ा सा केमेनोफोर सॉल्यूशन ऐड करेंगे और उसे पूरी ब्यूरेट में ऐसे घुमा देंगे बच्चों, जिससे कि एक यूनिफॉर्म लेयर डिपॉजिट हो जाएगी या इसका रिंज हो जाएगा और हम इसे थ्रो आउट कर देते हैं। तो इस तरह से बच्चों ब्यूरेट भी रिंज हो गया है। स्टूडेंट्स, अब हम जो है दोनों रिंज हो चुके हैं, पीपेट भी और ब्यूरेट भी। तो अब हम ब्यूरेट में केमेनोफोर सॉल्यूशन फिल कर लेंगे। फनल की हेल्प लेंगे, केमेनोफोर फिल करेंगे और इसको 0 मार्क तक थोड़ा सा ऊपर तक भर लेंगे। फनल हटा देंगे। फनल हटाना भी जरूरी होता है, प्रिकॉशंस में आता है, क्योंकि फनल में केमिकल चिपका रहता है तो बाद में एड ऑन हो सकता है, रीडिंग बिगाड़ सकता है। धीरे से डाउन फॉल करेंगे इसको और 0 मार्क तक अपर मेनिस्कस को रीड कर लेंगे। तो ये अपर मेनिस्कस पे आ गया है। तो ये 0 मार्क पे आपको दिख रहा है अपर मेनिस्कस। तो बच्चों अब जो है ब्यूरेट फिल हो चुका है केमेनोफोर से और अब मैं ये हमारे पास फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन बना हुआ है M/20 कंसंट्रेशन का। इसका 20 ml वॉल्यूम निकालूंगा, मुंह से सक करके निकालना है और जो लेवल है उसके ऊपर तक लाना है। इसकी लोअर मेनिस्कस आपको देखनी, लोअर इस जगह पे यहाँ मार्क बना हुआ है पीपेट का और ये लोअर मेनिस्कस आपको उससे टच नजर आ रही है। ठीक है, तो ये इसको लेना है और इसमें ट्रांसफर कर देना है कॉनिकल फ्लास्क में। अब हम इसमें 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए ऐड कर रहे हैं कि फेरस अमोनियम सल्फेट का हाइड्रोलाइसिस शुरू ना हो जाए। ये हाइड्रोलाइसिस को रोकता है कॉमन आयन इफेक्ट से, इसलिए हम इसमें डाइल्यूट 10 ml के आसपास डाइल्यूट H2SO4 फुल ऑफ टेस्ट ट्यूब ऐड कर दे रहे हैं। तो H2SO4 हमने ऐड कर दिया और अब हम टाइट्रेशन शुरू कर रहे हैं। इस फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन और H2SO4 के मिक्सचर को हीट नहीं करना है, क्योंकि केमेनोफोर की रिएक्शन फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ बहुत फास्ट है, रूम टेम्परेचर पर ही है, तो एक्स्ट्रा इसको हीट अप नहीं करना है। ओके, हम ड्रॉप वाइज एडिशन करेंगे, एक एक ड्रॉप ऐड करते जाएंगे और उसको स्टिर करते जाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि जैसे ड्रॉप गिरती है सॉल्यूशन के अंदर फेरस अमोनियम सल्फेट में, वो उसका कलर डिसअपीयर हो जा रहा है। बहुत स्लो आपको एक एक ड्रॉप ऐड करनी है और स्टिर करते जाना है। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है, किसके बीच में? फेरस आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और फेरिक आयन में बदल रहा है। केमेनोफोर का रिडक्शन हो रहा है और वो कलरलेस मैग्नस आयन Mn2+ में बदल रहा है, कंपाउंड बन रहा है MnSO4। कलर कुछ नहीं होता उसका, इसलिए जैसे ही ये ड्रॉप गिरती है केमेनोफोर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है और कलरलेस सॉल्यूशन बन रहा है। तो ऐसे ड्रॉप वाइज आपको करते जाना है। अब इसमें क्या, सबसे पहले इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो है बहुत ही प्रिसीजन से करने होते हैं। थोड़ा भी गड़बड़ किया और एक्यूरेसी आपकी खराब हो जाती है, रिजल्ट खराब हो जाते हैं, डेविएशन देने लगते हैं। तो बच्चों जैसे जैसे ड्रॉप गिर रहा है, रिएक्शन हो रही है और कलर डिसअपीयर होता जा रहा है। एक एक ड्रॉप जो है वो गिर रही है। यहाँ पे आप देखिए, नोजल जो है ब्यूरेट का वो कॉनिकल फ्लास्क की वॉल से टच नहीं करना चाहिए। ओके, बी केयरफुल। देखिए बच्चों, ये आपका
इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है और अब जैसे ही मैं एक और ड्रॉप इसमें ऐड करूंगा इसका कलर परमानेंटली फिक्स हो गया है। ये देखिए बच्चों, रीडिंग आ रही है एग्जैक्टली 18.5। स्टिर करने के बाद भी डिसअपीयर नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा एंड पॉइंट आ गया। पहले इक्विवेलेंस पॉइंट आया था और उसके बाद हमने एक और दो ड्रॉप और डाली थी, एक या दो ड्रॉप डाली थी और ये परमानेंट कलर आ गया। रीडिंग आप देख सकते हैं एग्जैक्टली दिखा रहा है, अपर माइनस 18.5 इसकी रीडिंग आ रही। ओके बच्चों, तो हमारी फर्स्ट रीडिंग आ गई है और फर्स्ट रीडिंग में जैसा आपने देखा मेनिस्कस जो दिखा रहा था वो 18.5 ml दिखा रहा था। तो ये हम डेटा नोट कर लेते हैं और इसके बाद अब एक और रीडिंग लेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स आनी जरूरी होती हैं, कम से कम 2 तो आनी चाहिए, पर स्टैंडर्ड ये है कि 3 आनी चाहिए। तो ठीक है, चलिए तैयार करते हैं एक और सॉल्यूशन। मैं ब्यूरेट में वापस केमेनोफोर फिल कर लेता हूँ। हम हर रीडिंग को 0 से ही लेंगे, तो वापस 0 तक मैं इसको लेवल तक फिल कर लेता हूँ और अब हम पीपेट से फेरस अमोनियम सल्फेट लेते हैं अगेन। लोअर में इसका मार्क दिख रहा है और ये हमने इसमें छोड़ दिया। कॉनिकल फ्लास्क में 20 ml हमने हाइड्रोलाइसिस ना हो इसको प्रिवेंट करने के लिए H2SO4। तो बच्चों अब रीडिंग शुरू करते हैं, ड्रॉप वाइज ऐड करते रहना है। अगेन ये दूसरी बार हम रीडिंग ले रहे हैं, तो जैसे हम 1-2 ड्रॉप एक्स्ट्रा ऐड करते हैं वो परमानेंट कलर आ जाता है और फिर वो डिसअपीयर नहीं होता। अगेन रीडिंग आ गई है हमारी, एग्जैक्ट रीडिंग आई है बच्चों 18.5 पर। जैसे आप देख रहे हैं हल्का सा पिंक कलर है और ये डिसअपीयर नहीं हो रहा है, ये हमारा एंड पॉइंट है, सेकंड रीडिंग है। ओके बच्चों, 2 रीडिंग हम ले चुके हैं, परफेक्ट 2 रीडिंग आ चुकी है। अब हम तीसरी रीडिंग कंफर्म करने के लिए एक और टाइट्रेशन करेंगे और इसके लिए मैं वापस ब्यूरेट को फिल कर देता हूँ केमेनोफोर से। वापस 0 मार्क पर फिल करता हूँ, इसकी 0 मार्क पे आ चुकी है। पिपेट से मैंने फेरस अमोनियम सल्फेट इसमें ऑलरेडी ले लिया है इन मीनवाइल, और अब मैं इसमें जो है टेस्ट ट्यूब की हेल्प से 10 ml H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर देता हूँ। हम टाइट्रेशन शुरू कर रहे हैं वापस, तो ड्रॉप वाइज थर्ड टाइट्रेशन ले रहे हैं। और बच्चों इक्विवेलेंस पॉइंट आने के बाद ये एंड पॉइंट आ गया है और ये डिसअपीयर नहीं हो रहा, लाइट पिंक कलर है। ये देखिए एंड पॉइंट पर लाइट पिंक कलर आ चुका है और ये रीडिंग अपना 18.4 के आसपास है। तो हमने 3 कोऑर्डिनेट रीडिंग्स ली थी बच्चों, 3 एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उसका डेटा कुछ इस प्रकार था कि हमने एवरी टाइम 20 ml फेरस अमोनियम सल्फेट का वॉल्यूम लिया था पीपेट से और ब्यूरेट की तीनों टाइम हमारी रीडिंग थी 0। फिर फाइनल रीडिंग हमारी आई थी 18.5 ml, 18.5 ml और 18.5 ml। तो जो डिफरेंस आ रहा था ब्यूरेट में इनिशियल और फाइनल रीडिंग का, वो बच्चों 18.5 ml, 18.5 ml और 18.5 ml था। जितना ज़्यादा एक्यूरेसी रखेंगे उतना ही आपका रिजल्ट भी एक्यूरेट आएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों इसका कैलकुलेशन पार्ट की बात करते हैं। रीडिंग हमने ले ली है और हमारी 18.5 रीडिंग आ रही है। कैलकुलेशन पार्ट ये कहता है कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज होगा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इसके अकॉर्डिंग इक्विवेलेंस ऑफ केमेनोफोर विल बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है बच्चों। और कैसे निकालते हैं केमेनो इक्विवेलेंस? तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। इसी तरह से मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। बच्चों एसिडिक मीडियम में अब इसे हम M1, इसको V1 और इसको N1 ले लेते हैं, दैट इज M2 इंटू V2 इंटू N2 ले लेते हैं। तो बच्चों मोलैरिटी ऑफ केमेनोफोर हमें फाइंड आउट करनी है
ब्यूरेट से इसका ml वॉल्यूम आया था 18.5 और एन फैक्टर 5 होता है। इसका मोलैरिटी हमने लिया था 1/20, वॉल्यूम लिया था 20 और बच्चों एन फैक्टर इसका 1 होता है। फेरस अमोनियम सल्फेट का एन फैक्टर 1 होता है क्योंकि आयरन, जैसा थ्योरी में हमने देखा था, आयरन 2+ से आयरन 3+ में कन्वर्ट हो रहा था, जबकि बच्चों KMnO4 का एन फैक्टर 5 होगा क्योंकि इसका कन्वर्जन MnO4-1 से Mn2+ में कन्वर्ट हो रहा था। ओके बच्चों, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 20 कैंसिल आउट, दैट इज M1 इज इक्वल्स टू 1/18.5 इंटू 5, 0.0108 मोल पर लीटर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। तो यहां पर हम रिजल्ट को एक्सप्रेस करने वाले हैं दो फॉर्म में, एक है मोलैरिटी और एक है आपका ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ। तो बच्चों मोलैरिटी हमारी आ रही थी यहाँ पे 0.0108 मोल पर लीटर। तो बच्चों स्ट्रेंथ के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, यू नो। तो इसकी मोलैरिटी आई थी 0.0108 इंटू 158। तो इस तरह से जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.7064 ग्राम पर लीटर। ओके बच्चों, एक और कंसंट्रेशन हम यहां पर एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 वो कैसे आएगा बच्चों? एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। तो KMnO4 का एन फैक्टर अपने पास यहां था 5 और मोलैरिटी अपनी आई है 0.0108। अब है प्रिकॉशंस। क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए बच्चों? तो पहली चीज है, जैसे आपको पता होगा कि ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 में हमने ऑक्सैलिक एसिड और H2SO4 मिलाने के बाद उसको हीट किया था। रीजन क्या था? वो रिएक्शन जो है लो टेम्परेचर पे स्लो थी, इसको हीट किया था। लेकिन इसको हीट नहीं करना है बच्चों, क्योंकि आपने अगर इसको हीट कर दिया तो फेरस सल्फेट है, फेरस अमोनियम सल्फेट का, ये डिकम्पोज होकर Fe2O3 SO2 और प्लस SO3 गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे हीट नहीं करना है, नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना, और नॉर्मल टेम्परेचर पर इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। हमेशा फ्रेश सैंपल का ही इस्तेमाल करें फेरस अमोनियम सल्फेट का, क्योंकि क्या होता है अगर बहुत पुराना सैंपल हो तो एयर से ऑक्सीडाइज होकर ऑलरेडी फेरिक आयन में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो हमेशा फ्रेश का इस्तेमाल करना है। रेंज करना ना भूलें ब्यूरेट और पिपेट को बच्चों, जरूरी होता है रेंज करना। और जब हम KMnO4 की मेनिस्कस को रीड करते हैं तो वो हमेशा अपर मेनिस्कस रीड करते हैं, क्योंकि लोअर मेनिस्कस आपकी दिखाई नहीं देती। डार्क कलर का सॉल्यूशन होता है बच्चों, क्या आपका KMnO4 का, पर्पल कलर का। और कोनिकल फ्लास्क जिसमें हम टाइट्रेशन करवाएंगे पिपेट से फेरस अमोनियम सल्फेट को सॉल्यूशन को लेकर, उसे कभी रेंज ना करें वरना एक्स्ट्रा रीडिंग आ जाएगी। और अगर पिपेट के लास्ट जेट पॉइंट पर अगर लिक्विड फंसा हुआ है तो उसे फूंक मारकर बाहर ना निकालें। और ब्यूरेट की जब आप रीडिंग ले रहे हो और अगर एंड पॉइंट आ गया हो और लास्ट ड्रॉप यहाँ पर अटकी पड़ी हो तो फिर बच्चों वो रीडिंग काउंट होती है, लेकिन वो टाइट्रेशन में यूज नहीं हो रही होती है। तो बच्चों ये प्रिकॉशंस थे। और अब हम नेक्स्ट पेज पर हैं और वो है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइट्रेशन। तो क्या क्या क्वेश्चंस यहां पर बन सकते हैं टाइट्रेशन से रिलेटेड, फेरस अमोनियम सल्फेट वर्सेस KMnO4? तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द टाइट्रेशन ऑफ मोर सॉल्ट अगेंस्ट द KMnO4? कि मोर लवण व KMnO4 के मध्य अनुमापन में सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या उपयोग, स्पेशली इस टाइट्रेशन के रेस्पेक्ट में हमें बताना है कि वहां क्या यूज है। तो बच्चों यहां पर रीजन होगा फेरस अमोनियम सल्फेट जल का अपघटन रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस ऑफ फेरस सल्फेट। कारण क्या होता है बच्चों कि FeSO4 वाटर से हाइड्रोलाइज हो सकता है और हाइड्रोलाइज होकर FeOH होल ट्वाइस प्लस H2SO4 दे सकता है, जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा एयर की प्रेजेंस में, और वो किस में बदल जाएगा? Fe2O3 में। तो इसलिए हाइड्रोलाइसिस को रोकने के लिए हम इसमें क्या मिला देते हैं? H2SO4। तो इस ली चैटलेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब आप प्रोडक्ट को ऐड करते हैं किसी रिएक्शन को तो वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है
और हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट है, व्हाई इज फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन नॉट हीटेड बिफोर टाइट्रेशन? अनुमापन से पहले फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन को गर्म क्यों नहीं करते हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम गर्म करेंगे तो FeSO4 जो है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो डिकम्पोज होके Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए +2 से ये कन्वर्ट हो गया +3 में, तो हीट नहीं करना है बिल्कुल भी। ओके बच्चों, तो इसका सही आंसर है फेरिक आयंस, फेरस आयंस में ऑक्सीडाइज इनटू फेरिक आयंस, फेरस आयन फेरिक आयन में ऑक्सीकृत हो सकते हैं। ओके बच्चों, तो करेक्ट आंसर है आपका सेकंड। नेक्स्ट नंबर 3, विच इज नॉट अ रेडॉक्स टाइट्रेशन? इनमें से कौन सी रेडॉक्स टाइट्रेशन नहीं है? तो बच्चों आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में रेडॉक्स टाइट्रेशन है और आयोडाइड आयन का कन्वर्जन I2 में होता है। इसी तरह से परमैग्नोमेट्रिक, ये तो हम कर ही रहे थे, ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस फेरस अमोनियम सल्फेट, केमेनोफोर वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड एंड केमेनोफोर वर्सेस फेरस अमोनियम सल्फेट, ये परमैग्नोमेट्रिक टाइट्रेशन कहलाती हैं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में सिंपल जैसे HCl और NaOH की अगर हम रिएक्शन करवाएं तो NaCl प्लस H2O बनता है। तो इस केस में कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता किसी का भी, ना किसी का ऑक्सीडेशन होता है ना किसी का रिडक्शन होता है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन की OH में, किसी के भी OH में कोई चेंज नहीं आता। तो ये बच्चों आपका एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो है वो रेडॉक्स अनुमापन में नहीं आता है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन भी रेडॉक्स टाइट्रेशन ही होती है। तो करेक्ट आंसर थर्ड। नेक्स्ट नंबर 4, व्हाई इज केमेनोफोर नॉट रिगार्डेड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड? केमेनोफोर को प्राथमिक मानक के रूप में क्यों नहीं माना जाता? क्या केमेनोफोर माइल्ड ऑक्सीडेंट है? इट ऑक्सीडाइजेस वाटर इनटू ऑक्सीजन। केमेनोफोर इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। केमेनोफोर कांट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। क्या केमेनोफोर को बहुत ज्यादा समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते? क्या वो हाइग्रोस्कोपिक आर्द्रताग्राही है? क्या वो मृदु ऑक्सीकारक है? ये सब नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, हाइग्रोस्कोपिक होता नहीं है केमेनोफोर, और ऐसा नहीं है कि इसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, लेकिन बस उसकी कंसंट्रेशन बदल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो कंसंट्रेशन बदल जाएगी, यही आपका यहां पर की पॉइंट है। एक्चुअली स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन ही नहीं बदलनी चाहिए अगर उनको रख दिया जाए कुछ समय के लिए तो। लेकिन केमेनोफोर वाटर जो सॉल्वेंट होता है उससे रिएक्ट कर जाता है और वाटर को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, खुद रिड्यूस हो जाता है, तो इससे उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है बच्चों? रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो यह आपका एप्रोप्रिएट आंसर है कि क्यों उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं माना गया है। नंबर 5, व्हाई इज मोर सॉल्ट इज प्रेफर्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ओवर फेरस सल्फेट? आयतन मितीय अनुमापन में फेरस सल्फेट के बजाय मोर लवण को प्राथमिक मानक के रूप में क्यों रखा जाता है? क्या FeSO4 महंगा है, एक्सपेंसिव है? FeSO4 क्या स्टेबल है इसलिए? मोर सॉल्ट रिएक्ट फास्ट, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है इसलिए? या मोर सॉल्ट इज स्टेबल अगेंस्ट ऑक्सीडेशन बाय एयर? या मोर लवण वायु द्वारा ऑक्सीकरण के प्रति स्थायी है? यही मेन कारण है। अगर FeSO4 हम लेंगे तो ये एयर ऑक्सीडेशन से अपने आप ऑक्सीडाइज होता रहेगा बच्चों, और Fe2+ से एयर की प्रेजेंस में Fe3+ में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन मोर सॉल्ट क्या है? एक कॉम्प्लेक्स है, FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2। तो कॉम्प्लेक्स होने के कारण ये स्टेबल है और इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट नंबर 6, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन मोर सॉल्ट? मोर सॉल्ट में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो बच्चों FeSO4 में, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अमोनियम सल्फेट और 6H2O ये क्या अलग मॉलिक्यूल्स हैं और ये खुद जो है अपने आप में न्यूट्रल हैं, इन पर कोई चार्ज वगैरह नहीं है। तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट केवल इस वाले पार्ट से ही फाइंड आउट करनी है, क्योंकि उनकी OS हम नेट चार्ज 0 लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की कितनी होती है? X। सल्फेट की OS कितनी होती है? -2 और = 0। ठीक है ना, क्योंकि ये भी अपने आप में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से X की वैल्यू +2, करेक्ट आंसर +2। नेक्स्ट, द फॉर्मूला मास ऑफ मोर सॉल्ट इज 392। द आयरन प्रेजेंट इन इट्स is oxidized by KMnO4 in acidic medium. The equivalent mass of more salt is, मोर लवण का सूत्र भार जो है वो 392 है। इसमें उपस्थित आयरन
केमेनोफोर द्वारा अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकृत किया जाता है, तो मोर लवण का तुल्यांकी भार क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। तो बच्चा मोर सॉल्ट में क्या होता है, Fe2+ से Fe3+ आयन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, तो इसका एन फैक्टर 1 हुआ। दैट्स वाई 392/1 कर देंगे तो सेम आंसर आ जाएगा 392। यह है इक्विवेलेंट वेट है मोर सॉल्ट का इस टाइट्रेशन में। नंबर 8, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिडिफाइड FeSO4 कैन बी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज बाय 1 मोल ऑफ केमेनोफोर? 1 मोल केमेनोफोर द्वारा अम्लीकृत FeSO4 के कितने मोल पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत किए जाते हैं? तो बच्चों अगर हम केमेनोफोर की बात करें एसिडिक मीडियम में तो वो Mn2+ में बदलता है और यहां इसका एन फैक्टर 5 होता है। अब अगर हम FeSO4 की बात करें तो जहां आयरन जो है वो 2+ है और ऑक्सीडाइज होकर वो Fe3+ में बदलेगा, इसका एन फैक्टर 1 है। इसका मतलब है अगर यहां पर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो यहां रिलीज कितना हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम इस पूरे इक्वेशन को इंटू 5 करेंगे। दैट मीन्स केमेनोफोर का तो 1 मोल लगेगा लेकिन 5 मोल लगेंगे FeSO4 के। सो दैट 1 मोल केमेनोफोर कितने FeSO4 को ऑक्सीडाइज करेगा? तो आंसर है 5 मोल। 9 नंबर, हाउ विल यू प्रिपेयर 0.1 मोलर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट? मानक फेरस अमोनियम सल्फेट का 0.1 मोलर सांद्रता का विलयन क्या होगा बच्चों? तो इसे बनाने के लिए मोलैरिटी का फॉर्मूला पुट कर देंगे W इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम। तो बच्चों अगर हम 1 लीटर लेते तो 1000 ही होगा। मोलैरिटी कितनी बनानी है अपन को? 0.1। W इंटू 1000, ml भी 1000 होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 392। तो बच्चों इस तरह से मल्टीप्लाई होकर ये भी सही है और 100 ग्राम में 10 टाइम कम हो जाएगा 392, ये भी कम हो जाएगा तो ये भी सही है। और 250 ml अगर हम 0.1 W इंटू 1000 अपॉन 392 इंटू 250 करें तब भी बच्चों ये वैल्यू जो है 9.8 ग्राम इन 250 ml। तो ऑल ऑफ दीज। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस टाइट्रेशन पर बेस्ड और क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.05 मोलर केमेनोफोर सॉल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 2 ग्राम ऑफ FeSO4 इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। एसिडिक मीडियम में 2 ग्राम FeSO4 को तनु अम्लीय विलयन में 0.05 मोलर केमेनोफोर द्वारा ऑक्सीकृत करने के लिए केमेनोफोर विलयन के कितने मिलीलीटर आवश्यक होंगे? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस ऑफ फेरस सल्फेट बराबर इक्विवेलेंस ऑफ केमेनोफोर करना होगा। इसका हमें वेट दे रखा है 2 ग्राम। तो बच्चों इक्विवेलेंस का एक फार्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट और इसका हमें सॉल्यूशन दे रखा है तो हम इसे मोलैरिटी से करेंगे। मोलैरिटी इंटू एन वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। ओके बच्चों, तो यहां पर W जो है वो हमें फाइंड वो तो गिवन है कितना 2 ग्राम और इसका मोलर मास निकाल लेंगे FeSO4 का तो वो बच्चों 152 मोलर मास आता है। अब यहां पर एन फैक्टर क्या है इसका कि Fe2+ से क्या बदलेगा Fe3+, इसलिए एन फैक्टर कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो इक्विवेलेंट वेट भी यही आ जाएगा सेम 152/1, ये इसका इक्विवेलेंट वेट है। नाउ इसकी मोलैरिटी हमें दे रखी 0.05, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, ये लीटर में लेना है अभी तो, और एन फैक्टर इसका 5 होता है। तो लीटर में निकालने के लिए बच्चों इसको वॉल्यूम क्योंकि ml में फाइंड आउट करना है तो लीटर में आएगा, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो V इंटू 1000 करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 52.7। तो ये था बच्चों टाइट्रेशन का दूसरा पार्ट, केमेनोफोर वर्सेस फेरस अमोनियम सल्फेट यानी के मोर सॉल्ट। हम आपके लिए रेडिकल एनालिसिस की डिटेल लेके आएंगे, उसका एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में करके आपको दिखाएंगे। तो तब तक बच्चों हमारे साथ बने रहिए, आकाश इंस्टीट्यूट के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेनिफिट उठाते रहिए। थैंक यू बच्चों।